नागराज की मणि। बहुत समय पहले सोनपुर गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक सौतेला भाई था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश बहुत ही कुटिल और चतुर इंसान था। वो अपने सौतेले भाई गोपाल के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था और पिता के गुजर जाने के बाद उसने उसे बंजर जमीन दे दी। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं उस बंजर जमीन पर कैसे फसल उगाऊंगा? तुम्हें तो पता ही है कि उस जमीन पर कुछ नहीं होता है। हाँ, मुझे सब कुछ पता है, पर तुम्हें उसी बंजर जमीन पर फसल उगानी होगी क्योंकि पिताजी ने तुम्हारे लिए वही जमीन छोड़ी है। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं होता है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। आखिर मैं उनका बेटा था। हाँ, वो तो पता है, तुम उनके बेटे थे, पर सौतेले, और कोई सौतेले के लिए इतना कैसे कर सकता है? वो तो मेरे पिता का बड़ा दिल था, इस वजह से उन्होंने तुझे बंजर जमीन दे दी, वरना मैं तो वो भी तुझे ना देता। अब चल जा, उसी पर खेती करना। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। और फिर गोपाल घर के अंदर आ गया। तभी उसकी पत्नी मीना ने कहा, अरे आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। हम उसी जमीन पर फसल करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे पर उस जमीन पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो अब कैसे होगा? कैसे उस पर खेती की जा सकती है? तुम्हें तो पता ही है कि बड़े भाई ने मेरे साथ चालाकी की है। हाँ, मुझे पता है, पर आप धैर्य से काम लीजिए। अगर भगवान ने चाहा तो हम उसी पर खेती करेंगे। अगले दिन वो दोनों उसी जगह पर पहुंच गए। वहां पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो जगह काफी बंजर थी, जिस वजह से उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। वो दोनों उस जमीन को सही करने में लग गए। अरे, मेरी तो कमर ही टूट गई है, पर ये जमीन है कि सही होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर हमें इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। अब बस थोड़ा ही समय है जिससे हमारी जमीन सही हो जाएगी। हाँ, क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। क्या हुआ? आप इतना हंस क्यों रहे हैं? अरे पहले तुम अपना चेहरा तो देखो, तुम्हारे चेहरे पर बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है। पहले तुम उसे साफ कर लो, फिर हम इसे ठीक करेंगे। अरे, आप मेरे चेहरे की चिंता मत कीजिए। अगर एक बार जमीन ठीक हो गई तो मेरा चेहरा और मैं, हम दोनों ठीक हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने उस जमीन को सही करके फसल की। धीरे धीरे समय के साथ उनकी फसल बहुत ही अच्छी हुई और कुछ दिनों के बाद जब सुरेश अपने खेतों पर घूमने गया, अरे वाह, मेरी खेती तो बहुत ही अच्छी हुई है। चलो उस गोपाल की खेती देखता हूँ। वैसे भी वो उस जमीन पर कुछ भी नहीं कर पाया होगा। और ये सोचकर वो जैसे ही गोपाल के खेतों की तरफ गया, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? इसकी फसल तो बहुत अच्छी है। ये कैसे हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इसकी फसल इतनी अच्छी हो सकती है। इसके बाद वो घर पर आ गया। समय तेजी से गुजर रहा था। फसल पूरी तरह पक गई थी और अब उसे काटने की बारी थी। एक दिन गोपाल चारपाई पर परेशान बैठा था। तभी वहां पर मीना आई और गोपाल को परेशान देखकर उसने कहा, अरे आप परेशान हो रहे हैं, हम लोग जल्दी ही फसल काट लेंगे। अरे परेशान होने वाली बात है, तुम जानती नहीं हो क्या? मौसम खराब होने वाला है और वैसे भी अब बारिश के दिन आएंगे, तो हमें फसल को काट लेना चाहिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कल सुबह ही फसल काटने चलेंगे। अगले दिन गोपाल उठा तो उसने देखा कि मीना अभी तक लेटी हुई थी। वो उसके पास गया तो उसकी तबीयत खराब थी। तो इस पर गोपाल ने उससे कहा, अरे मीना, तुम घर पर ही रहो, मैं जल्दी से फसल काट कर आ जाता हूँ। वैसे भी थोड़ी ही फसल है, तुम परेशान मत हो। ठीक है, आप जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। जल्दी आ जाइएगा क्योंकि बारिश होने वाली है। और इसके बाद गोपाल फसल काटने के लिए चला गया, पर जैसे ही वो खेतों पर पहुंचा तो बहुत तेज बारिश होने लगी। अरे रे, ये क्या हो गया? मेरी तो सारी फसल ही बेकार हो गई। अब मैं क्या करूं? और ये कहकर वो पेड़ के पास खड़ा हो गया। तभी अचानक वहां की जमीन धंसने लगी और वो जमीन के अंदर चला गया।
अरे ये मैं कहां आ गया? ये तो मैं जमीन के अंदर आ गया। अरे बाप रे, यहाँ पर तो कितना बड़ा सांप है। मर गया रे। हाय राम, मुझे कोई बचा लो। यहाँ पर तो बहुत बड़ा सांप है। अरे राम राम, कोई तो मुझे बचा लो इससे। अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। वैसे तुम यहाँ पर करने क्या आए थे? अरे मैं अपनी फसल को काटने के लिए आया था, पर तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। हाय राम, मेरी तो सारी खेती खराब हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने खेती की थी। एक तो पहले से ही मेरे भाई ने मेरे साथ चालाकी की, और अब ऊपर से भगवान ने भी मेरे साथ ये गड़बड़ कर दी। हाँ 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 हाँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे तुम शांत हो जाओ, रो मत। देखो, मैं तुम्हारा पुराना ठीक तो नहीं कर सकता हूं, पर मैं तुम्हारा आगे का भविष्य सुधार सकता हूं। वो कैसे? आप ये कैसे कर सकते हैं? ये लो, ये नागमणि है। इसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो। नागमणि? ये तो बहुत ही चमकदार है। हाँ, तुमने एकदम ठीक समझा। ये बहुत ही शक्तिशाली होती है और इसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नागमणि नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी अमानत है। यदि मैं इसे ले लूंगा तो मैं लालची हो जाऊंगा। आप इसके बदले मुझे कुछ धन दे दीजिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इसे नहीं लेना चाहते हो? लोग तो इसके पीछे पागल होते हैं और तुम इसी को ठुकरा रहे हो। अरे नहीं, मैं तो सरल स्वभाव का इंसान हूं। मैं इन चीजों का क्या करूंगा? आप बस मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मेरा उसी से गुजारा हो जाएगा। ठीक है, तो तुम खुद ही इस नागमणि से कह दो, यही तुम्हें धन दे देगी। इसके बाद जैसे ही गोपाल ने उससे कहा, तो उसने गोपाल को एक कलश भर के धन दे दिया। और इसके बाद गोपाल घर आ गया, पर गोपाल को कलश ले जाता हुआ सुरेश ने देख लिया और वो भी उसके घर की तरफ चला आया। गोपाल के हाथ में धन का कलश देखकर मीना ने उससे कहा, ये कलश, ये आपको कहाँ से मिल गया? कहाँ से ले आए हैं आप इसे? क्या आप इसे कहीं से चुरा कर लाए हैं? अरे नहीं नहीं पगली, ये तू क्या कह रही है? तुझे पता है, आज मुझे नागराज मिले थे। उन्होंने ही मुझे ये कलश दिया है। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आपको नागराज मिले थे और उन्होंने ही आपको ये कलश दिया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे पगली, वो तो मुझे नागमणि दे रहे थे, पर मैं नागमणि लेकर नहीं आया, क्योंकि वो उनकी अमानत थी। इसी वजह से मैंने उनसे ये धन का कलश मांग लिया। तभी पीछे से सुरेश ने उसको धक्का दे दिया और उसका गला पकड़कर कहा, क्या? नागमणि कहाँ है? कहाँ है नागमणि? मुझे बता दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे नागमणि चाहिए। कहाँ है वो सांप? जल्दी बता दे। हाँ हाँ, मैं अभी आपको सब कुछ बताता हूं भैया। मेरे खेतों के पास जो पेड़ है वहीं है। ठीक है, मैं अभी नागमणि लेकर आता हूं। उससे मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। अब मैं अमीर हो जाऊंगा। मेरी है वो नागमणि। नागमणि। और ये कहकर सुरेश उसी तरफ चला गया। उसी पेड़ के पास पहुंचकर सुरेश को वही गड्ढा दिखा और उस गड्ढे को देखकर उसने कहा, अरे लगता है यही वो गड्ढा है जिसमें वो सांप रहता है। मुझे इसी के अंदर जाकर उस सांप से नागमणि को ले लेना चाहिए, जिससे मैं अमीर हो जाऊंगा। और ये कहकर वो उसी गड्ढे में कूद गया। अंदर नागराज बैठे हुए थे। नागराज को देखकर सुरेश पहले तो घबराया, लेकिन फिर एक डंडे की मदद से उन्हें भगाने लगा। हट हट, चल हट, चल, मुझे जल्दी से नागमणि दे दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अच्छा बेटा, तू यहाँ पर नागमणि लेने आया है?
पर तू नागमणि ले नहीं पाएगा। मैं कुछ भी कर सकता हूं। जब मैं अपने भाई को उल्लू बना सकता हूं, तो तू तो एक सांप है। मैं तुझसे भी नागमणि ले लूंगा। चल दे नागमणि, वरना मैं तुझे अभी मार डालूंगा। तू मुझे डराने आया है? लगता है कि तू पागल हो गया, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। नागमणि लेगा? रुक, अभी मैं तुझे नागमणि देता हूं। तूने उस भोले भाले इंसान को बहुत परेशान किया है, और अब मैं तुझसे उसका बदला लूंगा। और ये कहकर नागराज ने अपनी पूंछ से सुरेश को जोर का झटका मारा, जिससे वो दूर जाकर गिरा। और फिर नागराज ने सुरेश को अपनी पूंछ में बंदी बनाकर एक बड़ी सी गुफा में डाल दिया और उससे कहा, अब तू यहीं पड़ा रह जिंदगी भर, और यहीं तुझे नागमणि मिल जाएगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहां से। मैं तेरा कचूमर बना दूंगा। एक बार मुझे जाने तो दे यहां से। अच्छा बेटा, तू मेरा कचूमर बनाएगा? लगता है अभी भी तेरा दिमाग सही नहीं हुआ है। रुक, अभी तेरा दिमाग सही करता हूं। और ये कहकर नागराज उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं, जिससे सुरेश ठंड के मारे कपकपाने लगता है और बेचारा सुरेश उसी गुफा के अंदर बंद हो जाता है। वहीं गोपाल और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, क्योंकि उनका जीवन अब आराम से गुजर रहा था और वो अब रोजाना उस जगह पे आकर नागराज की पूजा करते थे। रात का सूरज और चूरमा भोपाली। ये कहानी बिलासपुर की है। चूरमा भोपाली उड़ते उड़ते बिलासपुर गांव के जंगलों में पहुंचा और थोड़ी देर वातावरण देख ही रहा था कि अचानक उसे लोगों के झगड़ने की आवाज आने लगी। अरे ये क्या, कौन है जो इतना सुबह सुबह झगड़ रहा है? चलो चल के देख ही आता हूँ। बिलासपुर वैसे तो एक छोटा सा गांव था, जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी किया करते थे, पर इस गांव में अक्सर विवेक और रघु किसी न किसी मुद्दे पर बहस करते ही रहते थे। नहीं नहीं, सूर्यदेव महान है। बिल्कुल नहीं, चंद्रदेव महान है। सूर्य से दुनिया को ऊर्जा मिलती है, हमारी फसलें उगती हैं, और चंद्रमा से वातावरण को शीतलता मिलती है। दुनिया के संचार के लिए चंद्रमा का होना बहुत आवश्यक है। ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रमा अगर ना हो तो भी अच्छे से जीवन जिया जा सकता है, पर सूरज के बिना जीवन जी नहीं सकते। ये तुम्हारी गलतफहमी है दोस्त। फसलों के लिए जैसे सूरज की रोशनी चाहिए, वैसे ही चंद्रमा की शीतलता और पवन भी चाहिए। देख, अब तू बात बढ़ा रहा है। मैंने कह दिया ना, सूर्य देव ज्यादा महान है, तो बस। और गांव वाले सभी लोग यही मानते हैं। क्यों दोस्तों? हाँ, सूरज के बगैर तो दिन ही नहीं उगेगा। हम तो सूर्य देव को ही महान मानते हैं, इसलिए तो रोज सवेरे उन्हें जल चढ़ाते हैं। वहीं पेड़ पर बैठा चूरमा भोपाली ये सब सुन रहा था। इस गांव के लोग तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हैं। लगता है इन लोगों को समझाना ही होगा चंद्रमा कितना जरूरी है। चूरमा भोपाली अचानक से इस बहस के बीच में कूद गया। अब ये कौन आसमान से टपका? मैं चूरमा हूँ, चूरमा भोपाली। तुम भोपाली हो या दो ताली हो, उससे हमें क्या? बताओ बताओ, यहाँ क्यों आए हो? मैं तो यहाँ तुम सबकी समस्या सुलझाने आया हूँ। तुम लोग इस बात पर झगड़ रहे हो ना कि सूरज महान है या चांद? हाँ दोस्त, तुम्हें भी लगता है ना कि चांद महान है? नहीं नहीं, ये हमारे पक्ष में है, सूर्य महान है। जरा मुझे भी बोलने दो दोस्तों। अब बोलो बोलो। जैसे कि मैंने बताया, मैं चूरमा भोपाली हूँ। अरे, ये तो तुमने पहले भी बताया था। आगे बोलने दीजिए मोहतरमा। मैं एक भूत हूँ। तू भूत है तो मैं हाथी हूँ। और मैं कटरीना कैफ हूँ। कहाँ फंस गया? अब फंस ही गया हूँ तो इन सबका मुंह बंद करके ही रहूंगा। चूरमा भोपाली अचानक वहाँ से गायब हो गया और पेड़ पर बैठ गया। ये कहाँ गया? कहाँ गया? चूरमा भोपाली पेड़ के ऊपर बैठकर हंसने लगा।
सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। कि मैं भूत हूँ? नहीं, तुम करतब दिखाओगे और हम तुम्हें भूत समझ लेंगे। इतने भी बड़े बेवकूफ नहीं है हम। अब इन लोगों को कमाल दिखाना ही होगा। चूरमा भोपाली ने विवेक को हवा में उड़ाया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरा मतलब आराम से जमीन पर रख दो। ठीक है। चूरमा भोपाली ने विवेक को जमीन पर छोड़ दिया। मैं उड़ सकता हूँ, गायब भी हो सकता हूँ, और तो और मैं बादलों की दुनिया में भी जा सकता हूँ। भाई, मुझे यकीन हो गया तू भूत है। अच्छा भूत, मैं तो यहाँ तुम लोगों की मदद करने आया था। कैसी मदद? तुम लोग बहस कर रहे थे ना कि सूरज महान है या चंद्रमा, और तुम्हें लगता है कि तुम चंद्रमा के बिना रह सकते हो। तो मैं उड़कर चंद्रमा के पास जाऊंगा और उन्हें आने से मना कर दूंगा। फिर पता चल जाएगा कि चंद्रमा की जरूरत है या नहीं। हाँ हाँ, पता चल जाएगा कि सूरज कितना महान है। ठीक है, ये भी आजमा लेते हैं। पर मुझे यकीन है जब चंद्रमा नहीं होगा तब तुम लोगों को उसकी कमी खलेगी। किसी के नहीं होने पर उसकी असली अहमियत समझ आती है। तो तुम दोनों चलो मेरे साथ सूर्यदेव और चंद्रदेव के पास। चूरमा भोपाली ने विवेक और रघु को अपने साथ आसमान में उड़ाया और बादलों की सवारी करवाते हुए उन्हें वो देवलोक ले गया। एक बादल के ऊपर सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों खड़े थे। प्रणाम। लगता है आपने हमारी बात पहले ही सुन ली है। हाँ, और मैं विवेक के साथ हूँ। मैं ज्यादा महान हूँ, इसीलिए तो पूरी धरती मेरी पूजा करती है। भैया, अगर आपकी दृष्टि में मेरी कोई अहमियत नहीं है तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए मैं निकलूं ही ना। अगर तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो। तुम्हारे बगैर भी धरती पर जीवन चलता रहेगा छोटे। जी भैया, मैं जानता हूं, पर जीवन संतुलन में चलता रहे इसीलिए मेरी आवश्यकता बहुत है। अच्छा, बुरा मत मानना। अगर ऐसा होता तो तुम्हारी भी पूजा होती छोटे। तो कुछ दिन बिना चंद्रमा के पृथ्वी देख ही लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। प्रणाम। चूरमा भोपाली विवेक और रघु को वापस धरती पर ले आया। दिन का समय था। लोग अपने अपने खेतों में काम करने चले गए और चूरमा भोपाली भी एक पेड़ पर बैठ गया। अब आएगा असली मजा। शाम हुई और सूरज ढलने लगा, पर चांद नहीं उगा। इसलिए अचानक से अंधेरा छा गया। चारों ओर बस घना अंधेरा था। क्या हुआ? अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया, इसीलिए गिर गई। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। खैर, लोग अपने अपने घर गए और खाना खाकर सो गए। अगली सुबह मुर्गे की बांग से विवेक की नींद खुली। अरे प्रभा, जल्दी उठो, आज जल्दी खेत जाना है। बीज बोने हैं ना? हाँ, लेकिन बाहर इतना अंधेरा है, बाहर जाएंगे कैसे? एक काम कीजिए, आप कुछ देर सो जाइए, सूरज उगेगा तो चले जाएंगे। ठीक है। सूरज उगने पर सारे गांव वाले अपने अपने खेतों में पहुंचे और दिन भर काम किया। आज हम बियाई का काम पूरा नहीं कर पाए। कैसे करते? हम सूरज उगने के बाद आए थे। हाँ, वो ठीक है, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। अगले दिन भी यही हुआ। लोग सूरज उगने के बाद खेत आए और उनका काम अधूरा रह गया। क्या हुआ विवेक भाई? ये चंद्रमा के ना होने से काम पूरा ही नहीं हो रहा। लगता है इसे समझ नहीं आएगा कि चंद्रमा भी जरूरी है। काश ये सूरज रात में भी उगता तो और घंटे काम करके सारा काम निपटा लेता। तो चलो सूर्यदेव के पास जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो कुछ देर और रुके। हाँ, यही सही रहेगा। चूरमा भोपाली विवेक को अपने साथ वापस बादलों की दुनिया में उड़ा ले गया। वो दोनों सूर्यदेव के पास पहुँचे। हे सूर्यदेव, आपसे एक निवेदन है। बोलो पुत्र। अगर आप रात में भी आए तो हम लोगों की फसल का काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आज से मैं रात में भी रहूंगा। चूरमा भोपाली सूर्यदेव को प्रणाम करके वापस धरती पर लौट गया। उस दिन से दिन भर तपती धूप रहने लगी और रात में भी सूरज उग गया। कई घंटे बीत गए। फसलों का सारा काम तो हो गया, पर शाम ही नहीं हो रही थी। थक हार कर किसान अपने घर लौटे। कड़कती धूप में उन्होंने खाना खाया। अब सो जाते हैं,
लगता नहीं कि इतनी गर्मी में नींद आएगी। कोशिश करते हैं। कई घंटे बीत गए। धूप के कारण उनके माथे से पसीना टपक रहा था और थके होने के बावजूद वो लोग सो नहीं पा रहे थे। काश चंद्रमा होता तो ठंडी हवा आती और मैं चैन से सो पाता। ये अजीब समस्या खड़ी कर दी है मैंने। मैं बेवकूफ हूं। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। जीवन के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों की जरूरत होती है, तभी जीवन का संतुलन बना रहता है। मुझे मेरी गलती समझ आ गई। मुझे मेरी गलती सुधारनी होगी, वो भी जल्दी। चूरमा भोपाली एक बार फिर विवेक को लेकर बादलों की दुनिया में पहुंचा। सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों वही थे। हे सूर्यदेव, आपकी इतनी धूप हम झेल नहीं सकते। हमें समझ आ गया कि जीवन के लिए चंद्रमा भी उतना ही आवश्यक है जितनी सूर्य की किरणें। चंद्रदेव, हमें माफ कर दीजिए और कृपया फिर से उगिए। ठीक है, आखिर तुम्हें समझ आ ही गया कि हर एक का अपना अपना महत्व है। और भैया, अब आपको भी कोई शंका है? नहीं छोटे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रात का सूरज चला गया और चंद्रमा उगा और सभी गांव वाले खुशी से नाचने लगे। चलो, देर से ही सही, पर इन गांव वालों की मोटी बुद्धि में अकल तो आई। चलो, आप भी अपनी अकल पर पत्थर मत रखना। हर इंसान अलग अलग है और हर एक का अपना महत्व है। याद रखना दोस्तों।